एक समुदाय जो भारत से जुड़ा है लेकिन भारत में नहीं रहता। बोली में संस्कृत शब्द है और समाज में हिंदू परंपराओं का भंडार भी है। एक तीर्थ स्थल भी है जहाँ काली माता जैसी दिखने वाली एक देवी की पूजा अर्चना भी होती है और नदी में डुबकी भी लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, दूर यूरोप में रहने वाले ये लोग किसी जमाने में हिंदू थे। ये कोई मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी नहीं। साल 2016 में भारत सरकार ने इन्हें आधिकारिक रूप से भारतीय घोषित कर दिया था। क्योंकि वो लोग यूरोप और अमेरिका में फैले हैं, इसलिए उनके संस्कृति के ध्वज पर अशोक चक्र जैसा दिखने वाला चक्र भी है। लेकिन क्या है उनकी कहानी? वो कौन है? कैसे वो लोग भारत से अलग हुए? चलिए आगे जानते हैं। साल 1026 की एक तपती दोपहर थी। पंजाब के सूखे मैदानों में हवा धूल के गुब्बार उड़ा रही थी और दूर से घोड़ों की टापू की तेज आवाज गूंज रही थी। महमूद गजनवी की सेना फिर लौट आई थी, 17वीं बार। उसका निशाना था उत्तरी भारत के गांव और मंदिर, जहां से वो सोना चांदी लूट कर ले जाता था और लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ घसीटता था। गांवों में चीखें गूंज रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और चारों तरफ तबाही का मंजर था। इसी हड़बड़ाहट में एक छोटा सा काफिला अपनी बैलगाड़ियां लिए पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। ये लोग कोई सैनिक नहीं थे, न ही उनके पास हथियारों का जखीरा था। ये थे वो घुमक्कड़ कबीले जिनके वंशजों को दुनिया बाद में रोमा या जिप्सी कहेगी। उनके पास बस कुछ कपड़े थे, कुछ बर्तन थे और उनकी बोली में गूंजते थे वो गीत जो उनकी पहचान बनने वाले थे। उस दिन वे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागे। उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उन्हें उनकी जड़ों से हजारों मील दूर ले जाने वाली थी। ये लोग कौन थे? ये सवाल इतिहासकारों को आज भी परेशान करता है। ज्यादातर मानते हैं कि ये कबीले पंजाब, राजस्थान और सिंध के इलाकों से ताल्लुक रखते थे। शायद जाटों, गुर्जरों या बंजारों जैसे समुदाय से जुड़े हुए, जो खेती, शिल्प और व्यापार के लिए जाने जाते थे। लेकिन इनका जीवन घुमक्कड़ था। वे एक जगह नहीं टिकते थे। उनकी गाड़ियां धूल भरे रास्तों पर चलती थी और उनके गीत हवा में तैरते थे। उनके कपड़े सादे थे। औरतें सूती साड़ियां या लहंगे पहनती थीं, जिन पर छोटी मोटी कढ़ाई होती थी। मर्द लोहे के औजार बनाते थे और बच्चे धूल में खेलते हुए गुनगुनाते थे। लेकिन उनकी ये सादगी भरी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 5वीं सदी में हूणों के हमलों ने सब कुछ बदल दिया। 450 ईसा पश्चात के दशक में हूणों ने उत्तरी भारत को तबाह किया। गांव जला दिए, खेत उजाड़ दिए और लोग बेघर हो गए। फिर 11वीं सदी में गजनवी की लूटपाट ने हालात और बदतर कर दिए। पुराने दस्तावेज जैसे कि अल बिरूनी की तारीख अल हिंद, जो 1030 ईस्वी में लिखी गई, बताते हैं कि उस वक्त भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों से कई समुदाय विस्थापित हुए। इनमें से कुछ ने पश्चिम की ओर रुख किया, सुरक्षा और नई जिंदगी की तलाश में। उस दोपहर का मंजर उनकी मौखिक कहानियों में आज भी जिंदा है। एक बूढ़ी औरत जिसके हाथों पर मेहंदी की फीकी लकीरें थी, अपनी पोती को गोद में लिए चल रही थी। उसकी आंखों में डर था, पर चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प भी। शायद वो अपनी बच्ची को गुलाम बनने से बचा रही थी। एक जवान लड़का जिसके कंधे पर एक पुराना सितार लटक रहा था, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उस गांव को जहां उसने अपने पिछले गीत सीखे थे। उनके साथ कुछ बकरियां थी, कुछ टूटी हुई गाड़ियां थी और इतना सामान था कि वो एक रात कहीं भी गुजार सके। वे सिंध की रेगिस्तानों को पार करते हुए अफगानिस्तान की ओर बढ़े। ये कोई सुनियोजित सफर नहीं था, ये मजबूरी थी। रास्ते में उन्हें गर्मी, भूख
और अनजान लोगों का सामना करना पड़ा। फिर भी वे रुके नहीं। अफगानिस्तान में वे कुछ साल ठहरे। वहाँ की जमीन सख्त थी, हवा में धूल भरी थी और पानी की कमी थी, लेकिन इन लोगों ने जीने का रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ व्यापार शुरू किया। कोई लोहे के औजार बेचता, कोई गीत गाता तो कोई नाच दिखाता। उनकी बोली में अब फारसी के शब्द घुलने लगे, पर पानी, नाक और एक जैसे शब्द अब भी संस्कृत की याद दिलाते थे। 7वीं और 8वीं सदी तक वे यहाँ रहे। फिर मध्य पूर्व में सासानी साम्राज्य का पतन और इस्लामी विस्तार शुरू हुआ, जिसने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वे ईरान पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ साल बिताए। यहाँ उनकी जिंदगी में थोड़ा सुकून आया। उन्होंने बंजारों में अपने हुनर दिखाए और उनकी बोली में और बदलाव आए। फिर 9वीं सदी में वे बाइजेंटाइन साम्राज्य की सीमाओं तक पहुंचे। बाइजेंटाइन इतिहासकारों ने उन्हें एथिंगानाओ कहा, एक शब्द जो बाद में जिप्सी के कई यूरोपीय नामों का आधार बना। ये लोग यहाँ कुछ समय तक रुके। कुछ सिपाही बने, कुछ ने अपने संगीत से दरबारों में जगह बनाई, लेकिन उनकी आत्मा में घुमक्कड़पन था। वे एक जगह नहीं टिक सके। 13वीं और 14वीं सदी में मंगोलों के हमलों ने मध्य पूर्व को हिला दिया। रोमानी लोग फिर चले और इस बार वे यूरोप की ओर बढ़े। 1300 के आसपास वे बाल्कन में पहुंचे, आज के बुल्गारिया और रोमानिया। शुरू में लोग उनके रंग बिरंगे कपड़ों और अनोखे गीतों से हैरान हुए। उनके नाच में एक जादू था, लेकिन ये हैरानी जल्द ही डर में बदल गई। यूरोप उस वक्त प्लेग की चपेट में था। 1347 से 1351 तक ब्लैक डेथ ने लाखों लोगों को मार डाला। लोग भूखे थे, डरे हुए थे और हर अनजान चीज को शक की नजर से देख रहे थे। रोमानी लोगों को मिस्र से आए समझा गया, शायद इसलिए उन्हें जिप्सी कहा जाने लगा। लेकिन ये गलतफहमी थी। वे भारत से आए थे। 1417 में जर्मनी में उनके खिलाफ पहला कानून बना। उन्हें शहरों से निकाल दिया गया। 1499 में स्पेन में फरमान जारी हुआ, देश छोड़ो वरना गुलाम बनोगे। जो पकड़े गए उन्हें जंजीरों में जकड़कर जहाजों पर काम करने भेजा गया। 1530 में इंग्लैंड में हेनरी 8 ने कहा, रोमानी होना ही अपराध है। सजा थी देश से निकालना या मौत। लेकिन वे रुके नहीं। वे जंगलों में छिप गए, नदियों के किनारे बस्तियां बनाई और अपने गीतों में उस दर्द को पिरोया जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा था। 16वीं और 17वीं सदी में हालात और बदतर हुए। पुर्तगाल ने उन्हें अफ्रीका के उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजा, साओ तोमे और ब्राजील जैसे इलाकों में। स्विट्जरलैंड में 1551 में एक क्रूर कानून बना, पुरुषों को मार डालो, औरतों को निकाल दो। बच्चों को उनके माँ बाप से छीन लिया गया और ईसाई परिवारों को सौंप दिया गया। ये उनकी पहचान मिटाने की कोशिश थी, लेकिन रोमानी लोग टूटे नहीं। उनकी औरतें मेहंदी लगाती रहीं, मर्द गिटार बजाते रहे और बच्चे नाचते रहे। उनकी जिंदगी में एक जिद थी, हर हाल में जीने की। फिर 20वीं सदी में सबसे बड़ा झटका लगा। 1933 में हिटलर सत्ता में आया और उसने रोमानी लोगों को नस्लीय रूप से नीच कहा। 1935 में नुरेम्बर्ग कानून बने और 1939 से 1945 तक पोर्जमोस हुआ, रोमानी नरसंहार। नाजी दस्तावेज बताते हैं कि करीब 5 लाख लोग मारे गए। हालांकि कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि ये संख्या 5 लाख तक हो सकती है। ऑशविट्स, ट्रेम्बलिका और डचाऊ जैसे एकाग्रता शिविरों में उन्हें भेजा गया, जहां भूख, बीमारी और गैस चैम्बर उनकी मौत का कारण बने।
एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए चीख रही थी। एक बूढ़ा अपनी आखिरी सांस ले रहा था। ये वो दर्द था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग बच गए, उनकी कहानियां बची, उनके गीत बचे। ये इतिहास सिर्फ मौखिक कहानियों तक सीमित नहीं है। पुराने दस्तावेज उनकी यात्रा की सच्चाई बयां करते हैं। 11वीं सदी में अल बिरूनी ने तारीख अल हिंद में लिखा कि भारत के उत्तर पश्चिम से कई समुदाय पश्चिम की ओर गए। 14वीं सदी में बाइजेंटाइन लेखक प्रोकोपियस ने एथिनगानोई का जिक्र किया, जो उनके संगीत और घुमक्कड़ जीवन को दर्शाता है। 15वीं सदी में जर्मन दस्तावेज क्रोनिका में उनके खिलाफ कानूनों का उल्लेख है। 18वीं सदी में यूरोप में जिप्सियोलॉजी की शुरुआत हुई। जर्मन विद्वान हेर्निक ग्रिलमैन ने 1783 में डाय जिंगायरनर लिखी, जिसमें उनकी भाषा को संस्कृत से जोड़ा। ये दस्तावेज बताते हैं कि रोमानी लोग कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक समुदाय थे जो भारत से निकले और यूरोप तक पहुंचे। इस लंबी यात्रा और दर्द के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। 20वीं सदी में उन्होंने अपनी पहचान बचाने के लिए संगठन बनाए। 1971 में लंदन में पहला विश्व रोमानी सम्मेलन हुआ। यहाँ रोमा नाम को आधिकारिक रूप से अपनाया गया और नीला हरा झंडा, ऊपर नीला आकाश, नीचे हरी धरती और बीच में लाल चक्र चुना गया। उनका राष्ट्रगान जेलिम जेलिम भी तय हुआ, एक गीत जो उनके दर्द और उम्मीद को बयान करता है। इसके बाद इंटरनेशनल रोमानी यूनियन IRU बना, जो आज भी उनके अधिकारों के लिए लड़ता है। 1978 में IRU को UN में सलाहकार का दर्जा मिला। ये संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। 1990 में रोमानिया में रोमा पार्टी बनी, जो राजनीति में उनकी आवाज उठाती है। ये कदम दिखाते हैं कि रोमानी लोग अब चुप नहीं रहना चाहते। उनकी ये लड़ाई वैश्विक मंच तक पहुंची। संयुक्त राष्ट्र में रोमानी मुद्दों पर कई बार चर्चा हुई है। साल 2000 में UN मानवाधिकार आयोग ने यूरोप में उनके खिलाफ भेदभाव को उठाया। रिपोर्ट में कहा गया कि 80% रोमा बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। साल 2015 में UN जनरल असेंबली ने रोमा होलोकॉस्ट मेमोरियल डे, जो कि 2 अगस्त को आता है, इसे मान्यता दी, जो नाजी नरसंहार की याद दिलाता है। साल 2021 में UN की एक रिपोर्ट में यूरोप में रोमानी लोगों की हालत पर चिंता जताई गई। 50% से ज्यादा रोमा गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं और 30% के पास साफ पानी तक नहीं पहुंचा है। भारत ने भी उनकी जड़ों को स्वीकार किया। 2016 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR ने इंटरनेशनल रोमा कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, रोमानी लोग भारतीय डायस्पोरा का हिस्सा है। ये बहसें उनकी पहचान को वैश्विक मंच पर ला रही हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का एक और पहलू है जो गहराई से देखने लायक है। रोमा लड़कियां, उनकी जिंदगी परंपरा और बदलते वक्त के बीच झूल रही है। उनकी शादी कम उम्र में होती है, 14 से 18 साल के बीच। शादी में 3 दिन तक जश्न होता है। रंग बिरंगे कपड़े, सोने के गहने और गीतों की धूम। दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है, जो हिंदू परंपराओं से मिलती है, लेकिन यूरोप में भेदभाव ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। 20वीं सदी में नाजियों ने रोमानी औरतों को बंध्याकरण यानी कि स्टरलाइजेशन किया। करीब 8000 महिलाओं पर यह अत्याचार हुआ। आज भी कुछ देशों में ईसाई मिशनरी उनके बीच काम करते हैं। स्लोवाकिया और हंगरी में कई रोमा लड़कियां पेंटेकोस्टल ईसाईयत की ओर मुड़ रही हैं। 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20% रोमा परिवारों ने ये धर्म अपनाया। हंगरी में कुछ रोमा बौद्ध धर्म की ओर गए हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के दलित आंदोलन से प्रेरित है। फिर भी उनकी संस्कृति में हिंदू प्रभाव बरकरार है।
संत सारा की पूजा, मेहंदी और परिवार का महत्व, ये प्रभाव उनकी जड़ों से गहरा जुड़ाव दिखाता है। रोमानी लोग आज भी हिंदू धर्म से जुड़े हैं, पर उनका तरीका अलग है। उनकी भाषा रोमानी में संस्कृत के शब्द हैं। त्रिशूल यानी शिव का त्रिशूल, देवेल यानी देव से, कुंतारी यानी संतुलन का सिद्धांत। वे संत सारा को पूजते हैं। फ्रांस में हर साल मई में संत सारा उत्सव होता है, जहां हजारों रोमा सेंट्स मैरिज डी ला मेर में जमा होते हैं। ये पूजा शक्ति उपासना से मिलती है और कुछ विद्वान इसे काली माँ से जोड़ते हैं। उनके गीतों में प्रकृति की बातें हैं, पेड़, नदियाँ और सूरज की पूजा जो वेदों की याद दिलाती है। ज्यादातर रोमा ईसाई या मुस्लिम हैं, लेकिन उनकी परंपराओं में हिंदू जड़ें बची हैं। मृत्यु को अशुद्ध मानना, दफनाने की प्रथा और परिवार का केंद्र होना। उनकी शादियों में रोटी तोड़ने की रस्म है, जो हिंदू रोटी बेटी के संबंध से मिलती है। ये परंपराएं उनकी भारतीय जड़ों को आज भी जिंदा रखती है। साल 2025 में उनकी आबादी 1.5 करोड़ के आसपास है। रोमानिया में 6 लाख, बुल्गारिया में 3 लाख, स्पेन में 7 लाख है। वे अमेरिका, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया तक फैले हैं, लेकिन गरीबी उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। यूरोपियन यूनियन की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 70% रोमा बेरोजगार हैं। उनकी बस्तियां कचरे की ढेरों के पास होती है। पानी और बिजली का अभाव आम है। भेदभाव अब भी है। उन्हें गंदे या चोर कहा जाता है। फिर भी उनकी शादियां रंगों से भरी होती है। उनके गीतों में जोश है। जीन रेनहार्ट 1910 से 1953 तक का मशहूर रोमानी गिटारिस्ट उनकी मिसाल है। उसकी धुनों में रोमानी दर्द और उम्मीद गूंजती है। वे आज भी गाते हैं वो गीत जो 1026 की उस दोपहर से शुरू हुए और उसकी जड़ों को भारत से जोड़े रखते हैं। उनकी ये यात्रा, उनका ये संघर्ष और उनकी ये उम्मीद एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती।